हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीनियस चैनल। मैं हूँ नेहा और मैं आपके साथ केमिस्ट्री जो एनडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। हम एनडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और इसे हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज़ें पढ़नी है वो हम इसमें पढ़ेंगे। एनडीए में केमिस्ट्री लगभग 15 से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में केमिस्ट्री से और क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक होते हैं, तो इसके लिए आपको बस बेसिक चीज़ें ही पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो हम इसमें पहला जो चैप्टर है उससे शुरुआत करेंगे और पहला चैप्टर है मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मैटर मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें हम ये पहला चैप्टर है और इससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से आते हैं। अब मैटर क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जानने की ज़रूरत है कि मैटर होता क्या है। मैटर ऐसी चीज़ है जो जगह को घेरती है, यानी कि वो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्पेस ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाइज। देन उसके बाद क्या करती है, ये इसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है। अपनी आइडेंटिटी होती है तो क्या होगा, डेफिनेट आइडेंटिटी। अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक पहचान होती है जिसे हम छू कर देख कर बता सकते हैं कि ये मैटर है और इसकी क्या स्टेट है, मैटर के स्टेट्स क्या है। तो ये हमारा मैटर है। अब मैटर कितने तरह के होते हैं, तो मैटर को हम लोगों ने 2 तरह से डिवाइड किया है, जो कि है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, एंड दूसरा हो गया केमिकल स्टेट ऑफ मैटर। केमिकल स्टेट ऑफ मैटर ये हो गया। अब हमने इस तरह से क्यों डिवाइड किया है, कारण यह है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं या उनको छूते हैं तो तभी उनकी आइडेंटिटी का हमें पता चलता है। तो जब कोई वस्तु हम देखते हैं और छूते हैं तो हमें उसकी भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट का पता चलता है कि वह सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। लेकिन जब हम किसी मैटर को, किसी सब्सटेंस को, किसी वस्तु को जब हम एनालिसिस करते हैं, जब उनका हम रिएक्शन करते हैं या उनके अंदर के पार्टिकल्स को हम किसी डिफ्रैक्शन प्रोसीजर के थ्रू जब हम देखते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो अणु हैं, वो किस तरह से व्यवस्थित हैं, तब हमें पता चलता है कि ये किस तरह के स्टेट में है। तो इसीलिए हम लोगों ने मैटर को 2 बेसिस पे डिवाइड किया है। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट जो हम देख के छू के महसूस करते हैं, और दूसरा है केमिकल स्टेट जो कि हम उनको एनालिसिस करके उनके अवस्था का हमें पता चलता है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में आता है, क्या क्या आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। किसी वस्तु को हम छू के बता सकते हैं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। और केमिकल स्टेट ऑफ मैटर ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सॉलिड, लिक्विड, गैस और इसके अलावा 2 और फिजिकल स्टेट हैं जो कि हम पढ़ेंगे, वो हैं प्लाज्मा और एक और है ज़ीरो टेम्परेचर स्टेट। ज़ीरो टेम्परेचर स्टेट। अब ये ज़ीरो टेम्परेचर स्टेट एक नई चीज़ है और प्लाज्मा एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। तो ये 5 जो अवस्था है वो है भौतिक अवस्था,
किसी वस्तु की, किसी मैटर की। अब हम इस स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है सॉलिड। आप सबको पता है कि सॉलिड में जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, अणु जो होते हैं, वह टाइटली पैक्ड होते हैं। अणुओं की व्यवस्था ऐसी होती है कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। तो इसमें क्या होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर जो अणु का जो फोर्स है, अणुओं की जो फोर्स है, जो ताकत है, वो एक दूसरे को बहुत ही टाइटली होल्ड किए हुए हैं, जिसकी वजह से सॉलिड हार्ड होते हैं। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर हाई। उसके बाद क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, फिर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो इनके हैं दे आर टाइटली पैक्ड। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड। आप सबने देखा होगा जब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ते थे तो इनके अणुओं की व्यवस्था ऐसे होती है। सॉलिड के अणुओं की व्यवस्था इस प्रकार होती है। ये इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं कि आप जब इनमें कोई भी किसी तरह का एनर्जी या कोई इलेक्ट्रिसिटी जब हम इनके थ्रू पास करते हैं, इसमें जब हम कोई एनर्जी लगाते हैं या कोई फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये अणु आपस में वाइब्रेट करते हैं, इनमें कंपन महसूस होती है और ये आगे पीछे मूव करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें कोई एक्सपेंशन या इनमें इनके शेप साइज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो इनके जो अणु हैं वो बस थोड़े टाइम के लिए ऐसे वाइब्रेट करके फिर शांत हो जाते हैं, या फिर कोई भी हम फोर्स लगाते हैं तो ये थोड़े टाइम के लिए दब के वापस से ये अपने आकार में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड। दूसरी जो चीज़ है वो है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अणुओं के बीच की जो ताकत होती है, जो फोर्स होता है, वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस are less as compared to solid। ठोस के तुलना में, सॉलिड के तुलना में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होते हैं लिक्विड में। और जो पार्टिकल्स है, जो उनके अणु हैं, पार्टिकल्स आर लूजली packed as compared to solid। इसी तरह से हम इनका अगर डायग्राम बनाएंगे तो लिक्विड के अणु इस प्रकार होते हैं। तो इनके बीच में, दो अणुओं के बीच में काफ़ी गैप होता है, और जब हम इनमें इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी, कोई भी ऐसी चीज़ जब इनमें पास कराते हैं तो ये मूव करते हैं, इनके अणु आपस में मूव करते हैं, और वो एक माना जाता है कि एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी और हीट का फ्लो हो रहा है लिक्विड्स में। तो ये हो गया हमारा लिक्विड। अगली जो चीज़ है वो है सॉलिड। सॉलिड नहीं, गैसेस मतलब सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव्य, और गैसेस। तो अब गैस में क्या होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ही कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो ताकत है एक अणु और दूसरे अणु के बीच की, वो बहुत ही कम होती है। इट्स वेरी लेस, बहुत कम। एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड इट इज़ वेरी लेस, बहुत कम होता है। और फिर क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स आर डिस्टेंट अपार्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि इनका कोई शेप नहीं होता, कोई साइज़ नहीं होता। आप जिसमें इसको फिल करोगे उसी का
से शेप ले लेता है। जैसे आप बलून में फिल करोगे, बलून का शेप ले लेगा, किसी सिलेंडर में फिल करेंगे, सिलेंडर का शेप ले लेगा। तो इसी वजह से, बिकॉज इनके जो अणु हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल ऐसा होगा। तो अणुओं के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से गैसेस फ्लो करते हैं, गैसेस फ्लो करते हैं ज़्यादा लिक्विड के तुलना में, द्रव्य के तुलना में गैस ज़्यादा फ्लो करता है लिक्विड के कंपैरिजन में। यही रीज़न है इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इनको ऐसा बनाता है। अब अगली चीज़ है जो हम पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? आपने सुना होगा प्लाज्मा टीवी, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है प्लाज्मा टीवी। आज से कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ, बट बहुत ही ज़्यादा ये हमारे नॉलेज में आया है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है, प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था, प्लाज्मा को हम प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई, मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस, जो केंद्र है, वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो सागर है उसके बीच में डला हुआ है। ये है पॉजिटिव चार्ज और इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्जेस ही उपलब्ध हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज के समुद्र में डला हुआ है, यही स्टेट है प्लाज्मा। अब ये क्या करता है? ये किसी मैग्नेटिक फील्ड को, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को हम बोल सकते हैं चुंबकीय जो स्थिति होती है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकीय स्थिति को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये बहुत ही उनको रिस्पॉन्ड करता है, उनके लिए ये एक्टिव रहता है ये प्लाज्मा स्टेट। और ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है ये बिजली को अपनी बहुत ही ज़्यादा कंडक्ट कर सकता है, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये बिजली के फ्लो को बहुत ज़्यादा कंडक्ट कर सकता है। सो ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ें करता है। तो ये है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को उदाहरण के तौर पे हम कैसे समझेंगे? तो आपने सुना होगा फ्लोरेसेंट लाइट, फ्लोरेसेंट लाइट्स आपने देखा है मूवी थिएटर्स में या एरोप्लेन में या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे लाइट्स ऑफ होते हैं तो वहाँ पे आपको ज़मीन पे, सीढ़ियों पे फ्लोरेसेंट लाइट के स्ट्रैप्स लगे होते हैं जो आपको अंधेरे में दिखने में आपको मदद करते हैं। तो उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट स्ट्राइप्स और फ्लोरेसेंट लाइट। तो वो एक उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं फ्लोरेसेंट लाइट, फ्लोरेसेंट लाइट, नियॉन लाइट्स, और क्या हो सकता है? नियॉन लाइट्स। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि दिए गए उदाहरण में से कौन सा उदाहरण है जो प्लाज्मा स्टेट को प्रेजेंट करता है, कौन सा स्टेट दिए गए उदाहरण में से कौन सा जो उदाहरण है, दिए गए ऑप्शंस में से, विकल्प में से कौन सा उदाहरण है जो प्लाज्मा स्टेट को दर्शाता है, तो आप फ्लोरेसेंट लाइट, नियॉन लाइट्स, देन प्लाज्मा टेलीविज़न और सम टाइम ऑफ कभी कभी फ्लेम और स्टार्स, ये प्लाज्मा स्टेट के एग्जाम्पल को दर्शाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा। अगली जो चीज़ है हमें पढ़नी वो है लो टेम्परेचर स्टेट। अब लो टेम्परेचर स्टेट क्या होता है और ज़ीरो टेम्परेचर स्टेट, ये लो टेम्परेचर स्टेट या हम इनको बोल सकते हैं ज़ीरो टेम्परेचर स्टेट।
तो सॉलिड की एक ऐसी अवस्था जो ज़ीरो टेम्परेचर के पास, जो ज़ीरो तापमान के पास एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो टेम्परेचर स्टेट और लो टेम्परेचर स्टेट। ये ज़ीरो नहीं होता, ये जो सॉलिड की, जो मैटर की जो अवस्था है, ये ज़ीरो टेम्परेचर पे नहीं है, ये क्लोज टू ज़ीरो टेम्परेचर पे है। मतलब ज़ीरो के काफ़ी नज़दीक, ज़ीरो के काफ़ी नज़दीक, ज़ीरो टेम्परेचर के नज़दीक में जो अवस्थाएं होती हैं मैटर की, उसको बोलते हैं लो टेम्परेचर स्टेट और ज़ीरो टेम्परेचर स्टेट। इसके एग्जाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ज़ीरो टेम्परेचर स्टेट को दर्शाता है। तो आप ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे और आप आंसर इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। सुपर फ्लूइड, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, देन फर्मी आयन। हायर क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, फर्मी आयन, कंडेंसेट, कंडेंसेट। नेक्स्ट है रिडबर्ग मॉलिक्यूल, रिडबर्ग मॉलिक्यूल, रिडबर्ग मॉलिक्यूल। अगला है क्वांटम हॉल स्टेट, क्वांटम हॉल स्टेट। अगला है फोटोनिक मैटर एंड ड्रॉपलेटॉन, फोटोनिक मैटर और ड्रॉपलेटॉन, डी ड्रॉपलेटॉन, ड्रॉपलेटॉन। ये है ये सारी जो अवस्थाएं हैं ये ज़ीरो टेम्परेचर स्टेट की अवस्थाएं हैं और आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फर्मी आयनिक कंडेंसेट को दर्शाता, ज़ीरो टेम्परेचर स्टेट को दर्शाता है। तो आप उत्तर इसके हिसाब से लिखेंगे। अगली चीज़ है जो वो है, अब हम सॉलिड स्टेट को हमने कैसे डिवाइड किया है। अब हमने तो पढ़ लिया सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और ज़ीरो टेम्परेचर स्टेट्स क्या हैं, अवस्थाएं क्या हैं, बट लेकिन सॉलिड जो ठोस अवस्था है उसको भी हम लोगों ने डिवाइड किया है और उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है, सॉलिड, सॉलिड स्टेट को हमने दो अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। पहला है अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है कि जो अणुओं की जो व्यवस्था है वो एक ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है, वो क्या होती है, इर्रेगुलर होती है, जो कि एक क्रम में नहीं होती। अणुओं की व्यवस्था क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं अणु, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इर्रेगुलर, ये किसी क्रम को फॉलो नहीं करते हैं, इर्रेगुलर। ये किसी क्रम को फॉलो नहीं करते। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे दिखाया था कि सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे अणु इस तरह से व्यवस्थित होते हैं ताकि इनके बीच में कोई गैप ना रहे, कोई जगह ना रहे। बट ये अणु दो तरह से व्यवस्थित होते हैं, है ना, एक कमाल की बात।
ये जो अणु हैं ये दो तरह से व्यवस्थित होते हैं, दो तरीके से व्यवस्थित होते हैं। पहली जो है वो अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स है ना ये किसी क्रम को फॉलो नहीं करते हैं। जब ये क्रम को फॉलो नहीं करेंगे तो इनकी व्यवस्था बिल्कुल ऐसी होगी, कहीं ऊपर होंगे, कहीं नीचे होंगे, कहीं कहीं भी हो सकते हैं। ये किसी क्रम को फॉलो नहीं करते। तो ये हमारा हो गया अमॉर्फस सॉलिड। जो